हे हेलो एवरीवन, दिस इज एकता रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू अपनी अध्ययनशाला। टारगेट टीजीटी पीजीटी बैच के 1000 एमसीक्यू सीरीज में से हम लोग कर चुके हैं अब तक 80 क्वेश्चंस। अब करने वाले हैं हम 81 टू 100 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास एक उदाहरण है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आयगत व्यय का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी स्थगित आयगत व्यय का, या रियल एक्सपेंडिचर वास्तविक व्यय का। क्या है इसका आंसर? देखिए, जब आप फिक्स एसेट्स खरीदते हो ना, फिक्स एसेट्स क्या होती हैं? आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिट होती हैं। आप कहाँ दिखाते हो उसको? बैलेंस शीट में दिखाते हो, ठीक है। बट होता क्या है, जब मान लिया आपने 12 लाख की एक फिक्स एसेट्स खरीदी, उसको अगले साल जब आप देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ घिसाई हो जाएगी, यानी कि आप डेप्रिशिएट हो जाएगा। उसमें से 1 लाख मान लिया, उसमें से डेप्रिशिएट हो गया। एक साल में आपका जो डेप्रिशिएट हुई है वैल्यू फिक्स एसेट्स की, वो 1 लाख हो गई। तो 1 लाख जो है डेप्रिसिएशन का, यानी कि आप क्या करोगे? उसको प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर दोगे, प्रॉफिट लॉस में डाल दोगे। ये 1 साल का हुआ। जब 1 साल में कोई खर्चा एब्जॉर्ब हो जाता है या खत्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ ये एक्सपेंडिचर कौन सा हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, अंडर कॉपीराइट एग्रीमेंट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क की राशि की गणना की जाती है। नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड, टोटल सेल्स प्राइस ऑफ द बुक्स सोल्ड। क्या है इसका आंसर? देखिए, जो कॉपीराइट है, अब ये समझिए पहले कि रॉयल्टी क्या होती है। ठीक, रॉयल्टी होती है जब एक ऑथर एक पब्लिशर को राइट टू पब्लिश दे देता है और उसके बदले में उसको रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। उसके लिए सेल्स के लिए, उसकी बुक्स की सेल्स के लिए उसको रॉयल्टी मिलती है। वो बुक्स की जो कॉपीज उसकी सेल होंगी, उसके सेल्स प्राइस पर एक परसेंटेज होती है रॉयल्टी, ठीक है। तो क्या है यहाँ? इसमें आंसर बन जाता है नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश नहीं है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड नो, टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश नहीं, टोटल सेल्स प्राइस, यस, यहाँ मिल गया हमें सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस ऑफ द बुक्स सोल्ड, जितनी बुक्स सोल्ड की हैं उसके सेल्स प्राइस पर कैलकुलेट हो जाता है आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट। खुदरा रोकड़ पुस्तक का शेष प्रदर्शित करता है। एन एक्सपेंस यानी व्यय, एक प्रॉफिट लाभ, एन एसेट संपत्ति, एक लायबिलिटी। तो देखिए, पेटी कैश बुक क्यों बनती है? पेटी कैश बुक बनती है जब छोटे मोटे जो कैश के एक्सपेंसेस होते हैं ना, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए के पेटी कैश बुक बना ली जाती है। उसका जो बैलेंस है वो एक तरीके से कैश है, और कैश क्या होता है? हमारा एसेट। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा? पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट एन एसेट्स, ठीक है। चलिए, प्राइमरी पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू। विज्ञापन का मूल उद्देश्य है इन्फॉर्म यानी जानकारी देना, परस्यूट यानी समझाना, रिमाइंड यानी याद दिलाना। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो सकता है इसका? देखिए, प्राइमरी पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या हो सकता है? देखिए, इन्फॉर्म करना, जो नए आपके कस्टमर होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है। किस चीज के बारे में? आइडिया के बारे में। आपका क्या आइडिया है, प्रोडक्ट क्या है, नया प्रोडक्ट है, ठीक है, या सर्विस है, उसके बारे में आप क्या करते हो? इन्फॉर्म करते हो, जानकारी देते हो नए कस्टमर्स को। परस्यूट करते हो यानी समझाते हो, और रिमाइंड यानी जो आपका पुराना कस्टमर है ना, उसको रिमाइंड कराते हो कि ये आपका जो प्रोडक्ट है, आइडिया है, वो जिससे उसको भूले ना, तो रिमाइंड भी कराते हो। ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी, प्राइमरी पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय। निर्यातकों को कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा, कमर्शियल बैंक द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। देखिए, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी किस लिए होती है? जब आपके छोटे मोटे खर्चे जो कैश में होते हैं वो, और एक्सपोर्टर्स के, और
क्या होता है, आपको इन्वेंट्री के लिए अगर कुछ पैसा चाहिए, कैश चाहिए, तो उसको वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी कहते हैं। और वो फैसिलिटी आपको एक्सपोर्टर्स को कौन देता है, वो देता है आपका कमर्शियल बैंक। कौन देता है, कमर्शियल बैंक देता है। तो राइट आंसर इज कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स, बैंक दर वह दर है जिस पर व्यापार वाणिज्यिक बैंक बोरो मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, lend money to customers, borrow money from customers and lend money to Reserve Bank of India। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, ग्राहकों को उधार देते हैं, ग्राहकों से उधार लेते हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। देखिए बैंक रेट होती है सीधा सीधा वो रेट जो कि आप बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से पैसा लेते हैं, वो रेट होती है। ठीक है, क्या होती है, बैंक रेट जो आरबीआई से लेते हैं कमर्शियल बैंक लोन, उसकी रेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू अप्लाई फॉर शेयर शुड बी एट लीस्ट % ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। देखिए यहां ये पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन पे जितना मिनिमम आप मंगा सकते हो ना, एक फेस वैल्यू के, जो शेयर का फेस वैल्यू होता है, जैसे मान लिया 100 रुपए है, तो उसका कितने % आप मिनिमम मंगा सकते हो एप्लीकेशन पे, तो वो कहा गया है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, वो बोला गया है आपको 5%। ठीक है, या फिर जो सेबी ने डिसाइड किया हो उस उतना। ठीक है, तो यहां आंसर बन जाता है आपका कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 5%। ठीक है, राइट आंसर इज 5%। ये 100 जो कि फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हैं इसको, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, इसका 5%, इससे कम नहीं होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन की मनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वाज गिवन बाय फिशर, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण फिशर के द्वारा दिया गया था। देखिए फिशर जो है, इरविंग फिशर, उन्होंने आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी है, इनकी बुक आई थी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप जो मनी है उसका सर्कुलेशन बढ़ा देते हो और अदर थिंग्स को क्या कर देते हो, अनचेंज कर देते हो, अगर बाकी सारी चीजें अनचेंज्ड है और मनी का सर्कुलेशन अगर मार्केट में बढ़ रहा है, तो प्राइस ऑफ गुड्स मतलब प्राइस ऑफ थिंग्स वो भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। क्या मतलब, मनी का सर्कुलेशन अगर बढ़ेगा तो प्राइसेस भी आपके बढ़ने लग जाएंगे, ये इन्होंने कहा था, और अगर ये घटेगा तो प्राइसेस भी घटने लग जाएंगे, इनका कहना ये था, कीपिंग द अदर थिंग्स अनचेंज्ड। ठीक, अब इनका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये वाला, PT इज टू MV प्लस MV। इसका मतलब होता है, P का मतलब है प्राइस लेवल, T का मतलब है ट्रांजेक्शन्स, M मतलब मनी सप्लाई, और V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नेम द ऑडिट दैट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट। उस अंकेक्षण का नाम बताइए जो प्राय 2 वार्षिक अंकेक्षणों के मध्य किया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, इंटरिम ऑडिटिंग या फाइनल ऑडिटिंग। देखिए जब दो बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट के बीच में जो किया जाता है वो होता है आपका इंटरिम ऑडिटिंग। जो फाइनल होता है उससे पहले किया जाता है इंटरिम डिविडेंड, यानी कि ईयर एंडिंग के पहले किया जाएगा, ईयर एंडिंग के आप पहले कर लेंगे। ठीक है, ईयर एंडिंग से पहले किया जाता है, और जो ईयर एंडिंग के बाद किया जाता है उसको फाइनल ऑडिटिंग कहा जाता है। ठीक है, ये किया क्यों जाता है, इसलिए कर लिया जाता है जैसे कि फाइनल ऑडिटिंग में भी एक तरीके से बर्डन कम हो जाता है ऑडिटर का। ठीक है, इसलिए इंटरिम ऑडिटिंग। इस क्वेश्चन को, R and S are partners sharing profit in the ratio 5:3. T joins the firm as a new partner. R gives 1/4 of his share and S gives 2/5 of this share to new partner. New PSR of RST will be. देखिए एक तो R है आपके पास, एक है R और एक है S। ठीक, T को ज्वाइन करते हैं, ये 5:3 के रेशियो में अपना
प्रॉफिट बांटते हैं, यानी कि 5/8 एंड 3/8। ठीक, अब टी को जो इन्होंने हिस्सा दिया है, आर दे रहा है 1/4 और एस दे रहा है 2/5 हिस्सा। ठीक है, तो अब जरा कैलकुलेट करते हैं आर ने कितना दिया है, यानी 5/8 का मैं निकालें 1/4, कितना आ जाएगा, ये 5/32। ठीक, ऐसे ही एस का निकालेंगे, एस ने दिया है कितना, 3/8 इंटू 2/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 से पहले कट करा 4 आ गया, अब ये 3/4×5 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टी का हिस्सा आ जाएगा, यहां करते हैं इसके लिए, देखिए कितना था, 5/32 प्लस 3/20। ठीक है, अब ये हुआ आपका कितना, इसको अगर निकालें 16 इंटू 2 एंड 2 इंटू 10, 2 से 2 160 आ जाएगा, 160 एलसीएम आ गया, और यहाँ आ गया आपका 5×25 और माइनस आ जाएगा आपका 8×24। ठीक है, हाँ जी 8×24 आ जाएगा यहाँ। ठीक, तो इसका जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है, नहीं प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो ये बन गया रेशियो 149/160। ठीक है, ये रेशियो बन गया टी का। अब निकाल लेते हैं हम, अब आर और एस का कितना बच रहा है, तो आर और एस के लिए हम निकालेंगे, देखिए आर के लिए निकाल लें, ऐसे नहीं कर ले, 5/8 इंटू 3/4, क्योंकि 1/4 तो वो दे चुका है, तो अब बचा कितना, 3/4 निकाल लेते हैं, तो 15 32। ठीक है, और ऐसे ही निकाल लें हम एस का, एस का कितना है 3/8 इंटू उसने दिया था 2/5, तो 3/5 बचा होगा, मल्टीप्लाई करें 9/40। ठीक है, अब वो 160 है और ये 32 है, ये 40 है, अब इनको जरा सही कर लेते हैं, ये है 15/32, ये कितना है 9/40, और ये कितना है आपका 49/160। ठीक है, तो अब इसमें सबको एक जैसा करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें 4 से कर लेते हैं, 4×4 16 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए 15×5 = 75 / 160, इसका करें 4×9 = 36 / 160, और ये 49/160, तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल रेशियो निकल के आएगा 75:36:49। ठीक है, देख लेते हैं जरा, हाँ जी फाइनल आंसर निकल के आया हमारा 75, 36 एंड 49। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए, the process that entails a proper and rational distribution of work between the member of staff of the organization is called, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, कहलाती है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इंटरनल इवैल्यूएशन, इंटरनल मैनेजमेंट। देखिए होता क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे स्टाफ को इस तरह से काम बांटा जाए कि एक के द्वारा किया हुआ काम जो है वो दूसरा उसको चेक कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल चेक, आंतरिक रोकथाम। ठीक है, इसको बोला जाएगा इंटरनल चेक, यानी एक को ऐसा काम दिया, जैसे कि एक को काम दिया जाए कि ऑर्डर कर दिया, आपको ऑर्डर करना है और माल को लेकर आना है, और दूसरे को पेमेंट करने का काम दे दिया, तो वो चेक हो जाएगा अपने आप में, है ना, कि एक के द्वारा किया हुआ काम दूसरे के द्वारा चेक हो जाए, तो इंटरनल चेक कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मनी कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच विद इन अ सोसाइटी आर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, किसने कहा है मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में स्वीकार्यता प्राप्त है। देखिए ये इसका समाज वर्ड से हम समझ जाते हैं कि ये एली ने कहा है, अदरवाइज आपकी एक्सेप्टेबिलिटी की और भी कितनी डेफिनेशन है, सेलिगमैन ने भी दी है,
कुछ डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद करनी होगी। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एली। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज एली। ये डेफिनेशन आपकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी वाली एली ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The enterprise is exclusively owned, managed and controlled by the central or state government are known as। वे प्रतिष्ठान जो पूर्ण रूप से केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्रबंधित और नियंत्रित होते हैं जाने जाते हैं। देखिए, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं ना, वो एक्सक्लूसिवली ओन्ड और मैनेज्ड और कंट्रोल्ड होते हैं आपके सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्या होते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो पब्लिक को सर्व करने के लिए बने होते हैं। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो आपको पता है प्रॉफिट मोटिव के लिए बना होता है। तो यही आंसर है आपका, कौन सा, पब्लिक एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, repairs of second hand machinery purchased is debited to repairs account, it is an error of। यानी कि आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी बिजनेस में लगाने के लिए, उसका रिपेयर कराया, तो वो क्या खर्चा होता है, वो आपका कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी कि जो आपने मशीन खरीदी है, उस पर रिपेयर कराया, उसको कार्य में मतलब जिससे कि वो कार्य करने की क्षमता में आए, ठीक, उसको खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हो, जो कि आपको बेनिफिट देने वाला है आने वाले कई सालों तक, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपने उसको क्या किया, एरर कर दिया, रिपेयर्स में लिख दिया, ठीक है। तो रिपेयर्स जो कि एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, आपने क्या करा, कैपिटल नेचर वाले को रेवेन्यू नेचर का बना दिया। तो ये एक सैद्धांतिक गलती की है आपने। क्या गलती करी है, सैद्धांतिक गलती की है, और जिसके लिए हम राइट आंसर लगाते हैं प्रिंसिपल, यानी सैद्धांतिक गलती, एरर, ठीक है। और ये अकाउंटेंट तब कर देते हैं जब उनको प्रिंसिपल्स की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। A and B are partners in a firm and share profits and losses in the ratio of 3:2. Joins firm as a new partner and contributes 6,000 as premium for goodwill in cash. Here the premium for goodwill shall be shared by A and B on the basis of new profit sharing ratio, that is 5:3:2। तो क्या आंसर निकलेगा इसका, ये कह रहे हैं कि गुडविल का जो पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 था, अब इसको जो है किस तरह से बांटा जाएगा सब में। तो पहले देख लें ए और बी में किस तरह से बांटा जाएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट यहां समझ लेते हैं, पहले देखिए एक सेकेंड। 3:2 का रेशो था इनका, और नया रेशो है 5:3:2, ठीक है। देखिए ए है, बी है ना, तो इनका रेशियो था 2:3, 2:3 ही ना, 3:2, सॉरी 3:2 था, ठीक है, 3:2 रेशियो है। अब नया रेशियो जो बन जाएगा ए, बी और तीसरा पार्टनर जो भी है सी, उसका 5:3:2 बन जा रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे हम इस चीज के लिए कि वो गुडविल कैसे बटेगी इनमें, उसके लिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का देखिए, एक तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 एंड 2/5, ठीक। तो यहाँ 3/5 में से अगर मैं माइनस कर दूं 5 कितना हुआ, ये 10, 5/10, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ठीक। 6 - 5 यानी कि 1/10, ठीक। अब उसका निकाल लेते हैं बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बी की है बी 2/5 माइनस उसमें से कर देते हैं 3/10, कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लिया 10 आया, और 4 - 3 दैट मीन्स ये भी 1/10 आया है, यानी दोनों का 1/10 आया। तो हम इसको ये कह सकते हैं 1:1 इनका रेशियो बन गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो अब ये लोग बराबर बराबर इसको बांट लेंगे, 6,000 को ये 1/2 कर लेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,000, राइट आंसर इज 3,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a basic evidence of a transaction? निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन का एक मूल साक्ष्य है, जर्नल एंट्री, कैश बुक या वाउचर।
देखिए एविडेंस का काम तो आपके वाउचर ही करते हैं, तो ये तो आंसर प्रमाणक हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, एविडेंस क्या होता है ट्रांजैक्शंस का, वाउचर्स होते हैं। इफ द डिमांड अ कमोडिटी इज inelastic, an increase in its price will cause the total expenditure of the consumer of the goods to। यदि किसी वस्तु की मांग बेलोजदार है तो उसकी कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु के उपभोक्ता का कुल व्यय होगा। देखिए इनका कहने का मतलब है वस्तु की मांग बेलोजदार, बेलोजदार का मतलब ये होता है कि जब आप प्राइस में कितना भी ऊपर नीचे हो रहा है बट मांग जो है उसकी उस प्रोडक्ट की चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, डिमांड में उसके फर्क नहीं, इतना फर्क नहीं आ रहा है जितना प्राइसेस में आ रहा है, तो उसको मांग का बेलोजदार होना कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग का बेलोजदार होना कहते हैं। अब मांग अगर बेलोजदार है यानी कि कुछ लोग 100 ही पहले क्वांटिटी ऑर्डर करते थे, अब भी 100 ही कर रहे हैं। ठीक है, यानी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसकी कीमत में वृद्धि होने से अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उस वस्तु की उपभोक्ताओं का कुल व्यय होगा, यानी टोटल एक्सपेंसेस जो है ना वो भी आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग क्वांटिटी तो कम कर ही नहीं रहे हैं ना, तो इसलिए आपका जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही उसके टोटल एक्सपेंसेस भी कंज्यूमर्स के बढ़ते जाएंगे, यानी इंक्रीज हो जाएंगे। राइट आंसर इज बढ़ता हुआ। नेक्स्ट, Ashoka Limited purchased a machine from Tata and Sons for 1,50,000. This is अशोका लिमिटेड ने एक मशीन टाटा एंड सन्स के से 1,50,000 में खरीदी। यह है एक ट्रांजेक्शन, एक इवेंट, नॉन फाइनेंशियल डेटा, नन ऑफ द अबव। देखिए ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? इवेंट्स तो होते हैं कोई भी एक्रेंस या कोई भी हैपनिंग जो किसी चीज का रिजल्ट हो। ठीक है, वो तो इवेंट हो जाता है, कोई चीज घटना। ठीक, और ट्रांजेक्शन क्या होता है? और जो फाइनेंशियल नेचर का हो। ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो कि आपके बिजनेस में इमीडिएट इफेक्ट करता हो। ट्रांजेक्शन क्या है? जैसे कि आपके एसेट्स हैं या लायबिलिटी है, उन पर बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं वो इसको इफेक्ट कर रहा है, इमीडिएट इफेक्ट कर रहा है। तो जरा समझते हैं इसको। मशीन खरीदी है, परचेज किया है टाटा सन से फ्रॉम 1,50,000, है ना, 1,50,000 की एसेट्स बढ़ेंगी, यहाँ इफेक्ट आ रहा है, यानी कि ये क्या है? ट्रांजेक्शन है। ठीक है, राइट आंसर इज ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी करेक्ट नहीं है? फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड, हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गत किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, हम करते हैं। ठीक है, ये तो सही है। अ नोटिस ऑफ 14 days टू शेयर होल्डर्स इज नेसेसरी बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी अंशों के हरण से पूर्व अंशधारियों को 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज फॉर रिटर्न ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिल्कुल ये भी किया जा सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम ऑन इशू को हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ द फॉरफीचर शेयर, मतलब फॉरफिटेड शेयर है उसको री इशू किया है, उस पर जो प्रॉफिट हुआ है उसको ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। नहीं, हम कहाँ करते हैं? कैपिटल रिजर्व में करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का कैपिटल गेन होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा ये, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, राइट आंसर इज डी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? डी। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी द ऑडिटर शुड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द कंपनी का अंकेक्षण समाप्त करने के पश्चात अंकेक्षण को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। गवर्नमेंट को, कोर्ट को, पब्लिक को या शेयर होल्डर्स को? किसको करना चाहिए? देखो, शेयर होल्डर्स को करना चाहिए, अंशधारियों को, क्योंकि अंशधारी ही क्या होते हैं? रियल ओनर होते हैं कंपनी के। ठीक है, तो इसलिए ऑडिट के कंप्लीट हो जाने के बाद जो रिपोर्ट है वो शेयर होल्डर्स को भेजी जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट कर लिए 100 कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ यूपीटीजीटी 2021 पेपर। इसके आगे के हम क्वेश्चन करने वाले हैं 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो आगे भी बने रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, आगे भी हम अच्छे एग्जामिनेशन पेपर को तैयार करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।